सभी विद्यार्थियों को आज के इस एपिसोड में डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मेरा ये जो एपिसोड है ये आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बीए भाग थर्ड हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। और बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो गद्य साहित्य से संबंधित है, जिसमें उपन्यास और कहानी के विषय में चर्चा की जाती है। इसके पहले के एपिसोड में मैं आपको बता चुका था, उपन्यास के तत्वों के बारे में हमने चर्चा की थी। और उपन्यास की रचना के जो तत्व होते हैं उन 6 तत्व अपन ने उसमें माने थे, कथानक, पात्र आदि। उसमें कथानक नाम का जो तत्व होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और कथानक के क्या क्या विशेषताएं होती, क्या क्या प्रक्रियाएं होती, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता चुका था। यानी इसके पूर्व का हमारा जो उपन्यास के तत्वों का एपिसोड है उसमें हमने उपन्यास के विषय में, उसके कथानक के विषय में, उसके कथानक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कथानक किस प्रकार से प्रभावी बनता है, यानी कथानक के तत्वों के विषय में हमने विचार कर लिया था। उसके आगे आज के इस एपिसोड में उपन्यास के कथानक के अलावा कौन कौन से तत्व होते हैं, उनके जो विभिन्न तत्व हैं उन तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आप, उपन्यास का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है कथानक। उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। कथानक के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है पात्र और चरित्र। यानी कि कोई भी रचनाकार जब अपनी रचना रचेगा तो उसके अंदर पात्र, कथानक जो होता है, यानी कथानक का मतलब है घटना, अर्थात घटनाओं की जो कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, तो घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए क्या होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, उनका चरित्र निर्धारण होना चाहिए। तो उपन्यास का या किसी भी रचना का जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है उसे हम पात्र अथवा चरित्र के रूप में जानते हैं। सवाल यह है कि पात्र या चरित्र क्या होते हैं। तो देखिए, पात्र जो होता है यानी घटना की जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, यानी रचनाकार के मन में जो विषय वस्तु होती है, जो उसका कथानक होता है, जो घटना होती है, उस घटना को अभिव्यक्त करने वाले जो पात्र होते हैं। अब ये पात्र कोई भी हो सकते हैं, ये पात्र सजीव तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये मनुष्य के अलावा दूसरे प्रकार के जो प्राणी होते हैं, दूसरे प्रकार के मनुष्यतर जो प्राणी हैं वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम निर्जीव वस्तुओं को भी कई बार पात्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। रचनाकार अपनी रचना की, अपनी घटना की, अपने विषय की आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार के पात्रों का निर्धारण कर सकता है। देखिए आप, कई बार हम देखते हैं कि पात्रों की प्रतीकात्मकता होती है, तो निर्जीव वस्तु होती है, उस निर्जीव वस्तु के आधार पर हम पात्रों की प्रतीकात्मकता को व्यक्त करते हैं। तो जो निर्जीव वस्तु है, जो निर्जीव पदार्थ है, वो भी कई बार पात्रों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो पात्रों का जो सबसे महत्वपूर्ण रूप है वो यह है कि उस घटना को, उस रचना को अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करने वाले जो भी पदार्थ वस्तु जगत से संबंधित होंगे उन सभी को हम पात्रों की श्रेणी में मानते हैं। आप देखिए, पात्रों के, जैसा मैंने आपको बताया कि मनुष्य तो पात्र होंगे ही होंगे, स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का जो मनुष्य है वो तो पात्र होता ही होता ही। लेकिन मनुष्यों के अलावा मनुष्यतर प्राणी भी हमारे पात्र होते हैं। आपने देखा होगा, पुरानी जो रचना है, पुरानी जो कहानियां हैं, हमारी पुराने जो उपन्यास हैं, उनके अंदर मानव पात्रों के साथ साथ मानवेतर पात्रों की भी बहुलता हुआ करती थी। उदाहरण के लिए हम कहते हैं, जैसे पुरानी कहानियों के अंदर हंस संदेशों का इधर उधर आदान प्रदान किया करते थे। इसी प्रकार से जो है आप देखिए, जो मानवेतर प्राणी जैसे बेताल हुआ करते थे, इसी प्रकार से तोते हुआ करते थे, कबूतर हुआ करते थे, या इसी प्रकार से जो राक्षस हुआ करते थे, देव दानव हुआ करते थे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से रचनाओं के पात्र होते थे। अपनी ये जो घटनाक्रम होता था, उस घटनाक्रम को व्यक्त करने का पूरा पूरा कार्य इनके द्वारा किया जाता था। तो ये रचना का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है कि इसके अंतर्गत किस जो रचनाकार होता है अपनी घटना का जब व्यक्त करना चाहता है, अपनी कला, अपनी रचना को जब वो पूरी तरह व्यक्त करता है, तो उसके रचना को व्यक्त करने का काम करने वाले जो प्राणी या पदार्थ होते हैं उनको हम पात्र कहते हैं। देखिए, पात्रों का जो अध्ययन होता है रचना में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
बिना पात्रों के अध्ययन के हम उस रचना की जो समीक्षा है वो किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि पात्रों का जो अध्ययन होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। देखिए, पात्रों के बारे में प्राय परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न आता है वो पात्रों के चरित्र के संबंध में आता है। यानी कि जैसे कोई भी जो रचना होती है तो उस रचना का जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र होता है या गौण पात्र होता है या पात्र की गौणता होती है, वे भी उसके कार्यों की जो मुख्यता होती है उसके आधार पर कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि फलानी रचना के फलानी पात्र का चरित्र निर्धारण कीजिए अथवा उसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं उनको स्पष्ट कीजिए। प्राय हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो चरित्र का निर्धारण सही रूप में नहीं कर पाते। उसका कारण है कि उन्हें चरित्र का निर्धारण करने का जो वास्तविक रूप होता है, वास्तविक जो प्रक्रिया होती है उनको पता नहीं होती है। इसके लिए हमें ध्यान रखने की बात यह कि जब हम उस किसी भी पात्र के चरित्र का निर्माण करें, किसी भी पात्र के चरित्र को जब हम व्यक्त करें तो हमारे को मुख्य रूप से उसके एक जो कार्यशैली होती है, उस रचना के अंदर, उस घटना के अंदर वो किस प्रकार की अपनी कार्य पद्धति को अपना रहा है, उन कार्यों के आधार पर हमें उसके चरित्र का निर्धारण करना चाहिए। उसके कार्यों का हमें पूरा विश्लेषण करना चाहिए। आप देखिए, अगर हम सामान्य रूप से वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में मोटे तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि जो रचना के पात्र होते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। इसके वर्गीकरण के बहुत सारे आधार होते हैं, अलग अलग आधार होते हैं। हाँ, यहाँ हम उन सारे आधारों की चर्चा न करके हम केवल पात्र का चरित्र निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, पात्र के चरित्र को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, एक उसका जो मोटा मोटा आकलन है उसकी हम यहाँ पर पहचान करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमारे को क्या करना चाहिए कि जो भी पात्र, जो भी कलाकार है उस रचना में जिस प्रकार का जो कार्य कर रहा है उसकी जो कार्य प्रणाली है, उन कार्यों के आधार पर हम उसके चरित्र का निर्धारण कर सकते हैं। आप देखिए, मोटे तौर पर इस दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, पात्रों को दो प्रकार के रूप में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होते हैं सद प्रवृत्ति के पात्र, जिनको अपन नायक के रूप में जानते हैं प्राय सामान्य भाषा के अंदर, जिनको हम घटना का या रचना का जो है मुख्य प्रधान एक प्रकार से नायक के रूप में मान सकते हैं। और दूसरा एक प्रकार से साधारण भाषा में अगर हम कहें तो खलनायक, यानी कि जो असद प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो देखिए, हम ये जान सकते हैं कि अगर किसी रचना में कोई पात्र सद प्रवृत्तियों पर आधारित है, उसकी कार्य प्रणालियां सद प्रवृत्तियों पर आधारित है, मानव समाज के उत्थान के लिए या किसी भी प्रकार के उपकार करने के लिए वो किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसे हम सद प्रवृत्ति के आधार पर मानते हुए उसे हम क्या कर सकते हैं, नायक की उपमा से सुशोभित कर सकते हैं, उसे नायक की पदवी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई पात्र ऐसा है जो समाज के विपरीत आचरण कर रहा है, वो असद प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है और असद प्रवृत्तियों से परिपूर्ण होकर के वो क्या कर रहा है, किसी भी प्रकार से समाज के पतन के अंतर्गत अगर बाधक बन रहा है या उसकी जो कार्य प्रणालियां हैं वो नायक के सद कार्यों में बाधक बनने की स्थितियों से परिपूर्ण है, तो ऐसे कलाकार को, ऐसे जो है पात्र को हम असद प्रवृत्तियों के कारण खलनायक अथवा उसे दूसरी श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रचनाकार है, जो पात्र है, वो किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों का हमें विश्लेषण करते हुए पात्र के चरित्र का निर्धारण करना चाहिए। तो मोटे तौर पर सद और असद प्रवृत्तियों के आधार पर हम जो कोई भी पात्र रचनाकार का उस रचना के पात्र के चरित्र के बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि पात्रों की जो मनोदशा होती है, उस मनोदशा के ऊपर भी यह सारी चीज़ बहुत कुछ निर्भर करती है। हम देखते हैं पात्रों का जो चरित्र निर्धारण होता है यह कार्यों के आधार पर तो क्या होता है, प्रत्यक्ष शैली के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन कई बार हमारे को पात्रों की जो मनोदशा होती है, पात्रों की जो स्थिति होती है, उस मनोदशा के आधार पर भी हमें उनका निर्णय लेना पड़ता है। जैसे कई बार हमने देखा है कि रचनाकार अपने पात्र को किसी भूतकाल की पद्धति में ले जाता है। जो पात्र होता है वो अपनी क्या करता है, पुरानी स्मृतियों को संजोता रहता है और पुरानी स्मृतियों के आधार पर अपने कार्यों का विश्लेषण कर रहता है, जिसे हम एक प्रकार से फ्लैशबैक पद्धति जिसको अपन कहते हैं। तो उसके आधार पर भी हम किस प्रकार के जो पात्र है, जो भूमिका निभाने वाला जो कलाकार है, वो उसकी विचारधारा क्या है, किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्धारण कर रहा है, उन सारी चीज़ों के आधार पर हम उस पात्र के चरित्र का निर्धारण करते हैं। तो देखिए,
कि उपन्यास के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उन महत्वपूर्ण तत्वों के अंदर सबसे पहले कथानक यानी कि घटना अर्थात विषय वस्तु, और उस विषय वस्तु की अभिव्यक्ति करने वाले जो प्राणी या पदार्थ होते हैं उन सबको उन पात्र मानते हैं, और पात्रों के चरित्र का निर्धारण उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से पात्र अथवा चरित्र निर्धारण उपन्यास या किसी भी रचना का एक सबसे अन्य महत्वपूर्ण तत्व होता है। धन्यवाद। आज का ये हमारा जो है इसी के बारे में है, और धन्यवाद।